चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय माता दी सभी के लिए। चलिए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो प्रीवियस क्लास में हम जो डिस्कस कर चुके हैं उस प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा देखते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा केयर ऑफ द ऑर्डर क्लाइंट। जो एनक्लेक्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पूरी उम्मीद है कि आप इनको जो है आराम से सीख पाएंगे। देखिए, इसमें हमें ऑर्डर से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या क्या बातें हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन कि the nurse is providing the medication instruction to a older client who is taking the digoxin daily। एक व्यक्ति है जो डेली बेस पर डिगोक्सिन ले रहा है। The nurse explained the client that decrease lean body mass and decrease glomerular filtration rate। उस पेशेंट का बॉडी मास कम हो गया है, उसका GFR कम हो गया है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो चुकी है। विच आर एज रिलेटेड बॉडी चेंजेस। ये कुछ नहीं है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि उसका ये बॉडी एज के अकॉर्डिंग हो रहा है, उसका एज बढ़ रहा है और एज बढ़ने के साथ साथ उसका बॉडी मास कम हो रहा है। वजन कम होगा ना भाई, आदमी पतला होता चला जाए। GFR कम हो गया है। बताओ इस वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन उसके साथ में हो सकता है। दिमाग लगाएंगे, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करेंगे। आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का बढ़िया आंसर क्या आ सकता है, जल्दी बताएं। और सब लोग अपना आंसर करेंगे, किसी दूसरे का चीटिंग नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि हमें किसी का चीटिंग नहीं करना है। आंसर हमारा अपना होना चाहिए। जो भी लगाएं अपना लगाएं। जो भी आपको लगे वो अपना लगाएं, किसी और का नहीं लगाएं। चलिए अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। बेटा जी, इसने सीधा सीधा ये कहा है उस व्यक्ति का वजन कम हो गया है, बॉडी मास कम है, दुबला पतला सा हो गया है व्यक्ति में, ठीक। GFR कम हो गया है, मतलब जो तुमने दवाई ली है, एक छोटे बच्चे को दवाई कम देते हो क्योंकि उसका वजन कम होता है, तो बच्चे को दवाई कम देते हो। अब यहाँ पर दवाई ज्यादा जा रही है। दूसरी बात, GFR कम है। अगर GFR कम है तो जो बॉडी में दवाई ली है वो बाहर निकल नहीं पा रही है। अगर निकल नहीं पाएगी तो बॉडी में उस दवाई का अमाउंट बढ़ेगा। अगर उस बॉडी में अगर किसी भी दवाई का अमाउंट बढ़ता है तो वो आपकी क्या करेगी, टॉक्सिसिटी करेगी। अगर कोई भी दवाई जो बराबर से बाहर नहीं निकल रही है तो वो हमारी बॉडी में क्या करेगी, टॉक्सिसिटी करेगी। तो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड इसने कहीं भी कोई बात नहीं लिखी है, एब्जॉर्प्शन की बात नहीं लिखी है। इसने लिखी है कि GFR नहीं है। GFR नहीं मतलब किडनी बाहर नहीं निकाल रही है। किडनी बाहर नहीं निकाल रही है तो आपकी बॉडी में इसका अमाउंट बढ़ेगा। तो मैंने कहा इसका डिक्रीज एब्जॉर्प्शन की बात इसने कही ही नहीं है। और सर इसने क्या कहा है, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। मैंने कहा यस, टॉक्सिसिटी बिल्कुल बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी सर जी, क्योंकि वो बाहर बॉडी से बाहर नहीं निकल रही है। और जब GFR कम है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है, जब आपकी बॉडी जो आपकी किडनी है उसे फिल्टर नहीं कर पा रही है तो उसका अमाउंट आपकी बॉडी में बढ़ेगा सर। डिक्रीज द थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ आपके डिगॉक्सिन। भाई डिगॉक्सिन का थेरापेटिक इफेक्ट क्यों घटेगा, डिगॉक्सिन तो अपना प्रॉपर काम करेगी ही करेगी। डिगॉक्सिन का थेरेपेटिक इफेक्ट जो है वो आपका घटेगा नहीं। इंक्रीज रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट रिलेटेड टू डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन के साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं, साइड इफेक्ट तो वही रहेंगे ना जो पहले आते थे। साइड इफेक्ट थोड़ी बढ़ेंगे घटेंगे, साइड इफेक्ट तो वही रहेंगे। टॉक्सिसिटी के रिस्क बढ़ेंगे, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। भाई साइड इफेक्ट तो पहले जो करती थी वही अब करेगी, वही पहले करेगी। अब तो ये है कि डोज ज्यादा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग डोज ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसकी किडनी उसे फिल्टर नहीं कर पा रही है। तो यहाँ तो उसका टॉक्सिक इम्पैक्ट आएंगे। साइड इफेक्ट तो वही रहने वाले हैं, टॉक्सिक इम्पैक्ट आने वाले हैं, खतरनाक इम्पैक्ट आने वाले हैं, टॉक्सिक इफेक्ट आने वाले हैं। तो दिस इज दिस। एंड यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के अर्ली साइड इफेक्ट।
अर्ली साइन सिम्टम जीआई मैनिफेस्टेशंस होते हैं। इसकी जो जब भी इसकी दिक्कत आती है अर्ली में इसके जीआई मैनिफेस्टेशन आते हैं। डिगॉक्सिन इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। डिगॉक्सिन कैसी दवाई होती है? इनका डिगॉक्सिन आपकी कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। डिगॉक्सिन आपकी कार्डियक ग्लाइकोसाइड होती है। डिगॉक्सिन आपकी कार्डियक ग्लाइकोसाइड होती है जो आपकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है और बाकी चीजों में नेगेटिव इंपैक्ट लाती है, पॉजिटिव फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है। तो हमने पढ़े थे क्रोनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक क्या करती है? आपकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखिए। द नर्स इज केयरिंग फॉर द ऑल्डर क्लाइंट इन ए लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी। एक नर्स है जो कि एक पेशेंट की केयर कर रही है जो कि आपका लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी के अंदर है। विच एक्शन कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीजिंग ऑटोनॉमी, मतलब उसकी स्वायत्ता को बढ़ाना, खुद के डिसीजन को मेकिंग को बढ़ाना इन द क्लाइंट। क्लाइंट में इनमें से कौन है जो उसकी जब तक ऑटोनॉमी को बढ़ाएगा लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए उसकी अगर बात करूं, लॉन्ग टर्म में उसकी ऑटोनॉमी को, उसकी स्वायत्ता को, उसकी इंडिपेंडेंस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बढ़िया क्या हो सकता है? चीटिंग ना करें, अपना अपना आंसर लिखें। यस, प्लानिंग मील, मील को प्लान करना शॉर्ट टर्म है, बहुत बड़ा गोल नहीं है। डेकोरेटिंग रूम, शेड्यूलिंग द हेयर कट अपॉइंटमेंट, अलाउ द क्लाइंट टू चूज द सोशल एक्टिविटी। वैसे भी बुढ़ापे में व्यक्ति चाहता है कि वो बाकी लोगों के साथ बैठे, मिले जुले, तो बाकी लोगों से कनेक्टेड रहे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सोशल है। दूसरी बात ये उसकी ऑटोनॉमी को बढ़ाता है, उसे स्वतंत्र करता है, लोगों से मिलने दिया जाए, बोलने दिया जाए, तो ये उसका बढ़िया आंसर हो सकता है। तो दिस इज अ राइट आंसर, सब लोगों ने राइट किया था। अगला क्वेश्चन है 2 to 6। The home care nurse is visiting an older client whose spouse died 6 months ago। एक जो नर्स है वो एक ऑल्डर क्लाइंट के घर पे जाती है जिसका स्पाउस की डेथ 6 महीने पहले हुई थी, जिसके स्पाउस की डेथ 6 मंथ अगो हुई थी। विच बिहेवियर बाय द क्लाइंट इंडिकेट इफेक्टिव कॉपिंग, क्या चीज है इनमें से जो बताएगी कि हाँ वो कॉप कर गया है? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, जो अप्लाई हो सकते हैं वो बताइए। इनका जो अप्लाई हो सकते हैं वो बताइए। कॉपिंग करने के बाद क्या क्या देखने को मिलेगा? जल्दी से बताएं, चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, अगर आप चाहेंगे तो बता सकते हैं। जल्दी 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 करो बट। देखो, अगर वो पर्सनल ग्रूमिंग नहीं कर रहा है, वो सर सबर नहीं रहा है, पर्सनल ग्रूमिंग नहीं कर रहा है, हाथ मुंह नहीं धो रहा है, तो वो टेंशन में, इसका मतलब तो वो टेंशन में, तो ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता कि उसने कॉप कर लिया है, बिल्कुल नहीं। लुकिंग एट द ओल्ड स्नैपशॉट ऑफ द फैमिली, फैमिली के पुराने फोटो कभी देखना, तो पुराने फोटो देखना गुनाह तो नहीं होता। हम पुराने फोटो तो कभी कभार देख ही लेते हैं, नहीं देखते हैं कि अपनी फैमिली के? देख सकते हैं। दिस इज नॉट ए इंडिकेशन दैट देयर इज एनी प्रॉब्लम। पुराने फोटो देखना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हम कभी कभार अपने लोगों को देखने के लिए, याद करने के लिए पुराने फोटो देख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिसिपेटिंग इन द सीनियर सिटीजन प्रोग्राम, तो जो सीनियर सिटीजन लोगों का प्रोग्राम होता है उसमें जाना, तो ठीक है, प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ठीक है, आप अभी ठीक है, कॉपरेट कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा टेंशन में होते तो प्रोग्राम्स में, किसी भी प्रोग्राम में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो यदि अगर व्यक्ति प्रॉब्लम में चल रहा है तो वो कोई प्रोग्राम अटेंड ही नहीं करेगा। मैंने कहा ये तो कर रहा है, मैंने कहा ये भी ठीक है, मैंने कहा ये भी ठीक ही इंडिकेशन कर रहा है कि आदमी पुराने फोटो देख रहा है, इसका मतलब तसल्ली में है अभी, नहीं तो कोई फोटो वोटो नहीं देखेगा, वो रोएगा ही रोएगा। अभी यहाँ पर पुराने वगैरह फोटो देख रहे हैं, हम पुरानी आदत ताजा कर रहे हैं। पार्टिसिपेटिंग इन द सीनियर सिटीजन प्रोग्राम, मैंने कहा ये भी ठीक है। विजिटिंग द स्पाउस ग्रेव वंस ए मंथ, महीने में एक बार उसकी ग्रेव्स पर जाना, ठीक है, महीने में एक बार जा रहा है, ऐसा थोड़ी है कि डेली वहीं पर बैठ के दिन में 12 घंटे वहीं गुजार रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो महीने में एक बार जाना तो पढ़ाई का काम नहीं है।
कि महीने में अगर कोई व्यक्ति एक बार जा रहा है उसकी ग्रेप्स पे तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, गंदी बात नहीं है, ठीक है, जाना चाहिए। डेकोरेटिंग ए वॉल विद द स्पाउस पिक्चर्स एंड अवार्ड रिसीव्ड, जो दीवार है उसको डेकोरेट करना, स्पाउस के पिक्चर से उसके फोटो लगा देना, उसको जितने अवार्ड मिले थे उनको रिसीव, जो भी उसको अवार्ड मिले थे उनको लगा देना, तो वो एक याद है। और याद तो हम लगा सकते हैं, जब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके अवार्ड, उसको क्या क्या अवार्ड मिले थे उसे सुसज्जित करना, उसके पिक्चर फोटो लगाना, ये तो दिस इज अ कॉमन थिंग। तो ये हम कर सकते हैं, मैंने कहा यस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, मैंने कहा यस। तो ये सारे हमारे आंसर ठीक हो सकते हैं, मैंने गुड। अगला, the nurse is providing the instructions to the unlicensed assistive personnel regarding care of an older client with hearing loss। एक व्यक्ति का हियरिंग लॉस हो रहा है, what should the nurse tell the UAP about the older client with hearing loss। देखो भाई, हियरिंग लॉस के साथ में सबसे कॉमन थिंग ये होती है कि जब भी जिसको हियरिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है उसके साथ में हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कान पर जाके, जबकि वो चिल्ला के नहीं बोलना होता है, लो पिच्ड टोन में भी बोलोगे, धीरे धीरे बोलना होता है, आराम से बोलना होता है, और लो पिच टोन में बोलते हैं तो वो पेशेंट को सुनाई देता है। नॉर्मल बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए। दे आर ऑफ्टन डिस्ट्रैक्टेड, कि पेशेंट डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, क्यों रहेगा भाई डिस्ट्रैक्टेड, नहीं रहेगा पेशेंट डिस्ट्रैक्टेड, नॉर्मल रहता है। दे हैव मिडिल ईयर चेंजेस, मिडिल ईयर कोई जरूरी नहीं है, मिडिल ईयर हियरिंग लॉस आ रहा है जरूरी थोड़ी है मिडिल ईयर है, ज्यादातर डिजेनरेटिव चेंज होते हैं एज की वजह से, तो वो तो इनर ईयर में होंगे, ये भी नहीं होगा। दे रेस्पॉन्स टू द लो पिच्ड टोन, बिल्कुल लो पिच टोन में आराम से बात करिए तब पेशेंट को आराम से रेस्पॉन्स कर पाएगा, वो सुन पाएगा। दे डेवलप मोस्ट सीरोमनस प्रोडक्शन, नहीं मोस्ट सीरोमन का प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, ये सीरोमन इज अ नॉर्मल कंडीशन, ये सीरोमन का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कंडक्टिव, ये तो हियरिंग लॉस है। और स्पेशली ओल्ड एज के अंदर सेंसरी हियरिंग लॉस आता है, जो आपका ओल्ड एज पर्सन होता है उसमें आपका इनर ईयर में, उसके इनर ईयर में चेंजेस आते हैं, उसके नर्व में चेंजेस आते हैं, डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, तो ज्यादातर हमें ओल्ड एज में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। और ये व्यक्तियों को हमें जो बोलना होता है वो लो पिच्ड टोन के अंदर बात करनी होती है। अगला क्वेश्चन है, द नर्स इज प्रोवाइडिंग एन एजुकेशन सेशन टू न्यू एम्प्लॉयज, हम एक न्यू एम्प्लॉयज हैं उनको बता रहे हैं, एंड टॉपिक इज अब्यूज, हम बता रहे हैं अब्यूज के बारे में। अब्यूज किसका हो सकता है, मैंने कहा ठीक सर जी, ऑफ द older clients, the nurse help the employees to identify which client is most typically of victim of abuse। इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो अब्यूज हो सकता है, मैंने कहा अब्यूज उसी व्यक्ति का हो सकता है जो अपना काम खुद नहीं कर पाता है, लोग उसका जो है अब्यूज करेंगे। ढूंढो इनमें से कौन अपना काम खुद करने में दिक्कत होगी, अब्यूज के रिस्क पर कौन है, यहाँ पर ढूंढ रहे हैं अब्यूज किसका हो सकता है। देखो, ए मैन हु हैज मॉडरेट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन वाले व्यक्ति में अब्यूज क्यों होगा, क्योंकि इसको तो बीपी की प्रॉब्लम है, बाकी काम तो सब कर सकता है ना, ये हाथ पैर इसके जिंदा है, हाथ पैरों से तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, जिसके हाथ पैर सही होते हैं उसका अब्यूज नहीं होता, हाथ ज्यादातर नहीं होता, होने को तो हो सकता है, बट जिसके हाथ पैर ठीक है अपना काम कर सकता है उसके अब्यूज के चांस कम होते हैं, होने को तो इसका भी हो सकता है। ए मैन हु हैज न्यूली, अभी तुरंत ही डायग्नोस हुआ है, अभी न्यूली हुआ है तो अभी नहीं होगा, कैटरेक्ट है दिखाई नहीं देगा तो इसका भी अब्यूज होगा, बट अभी न्यूली है तो जब किसी व्यक्ति को नई नई बीमारी होती है उसकी केयर सभी करते हैं, दिक्कत तब होती है जब वो थोड़ा और पुरानी हो जाती है बीमारी तो सब लोग इग्नोर करने लगते हैं। ये सुनो, ए वुमेन हु हैज एडवांस पार्किंसन डिजीज, अब तुम्हें पता है बेटा जी जब पार्किंसन डिजीज होगी तो उसे ब्रेडिकाइनेसिया, हाइपोकाइनेसिया, एकाइनेसिया ये हो जाएगा, चलने फिरने में दिक्कत आ जाएगी, तो लोग इसी का क्या करेंगे, अब्यूज होने के रिस्क बढ़ जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थी कि एक जो महिला है जो आपकी एडवांस पार्किंसन डिजीज के साथ है तो उसके अंदर ये रिस्क बढ़ जाएंगे। लाइम डिजीज, बोरेलिया बर्गडोफेरे की वजह से एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं लाइम डिजीज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अगला, the nurse is performing an assessment of an older client who is having difficulty sleeping at night, रात को सो नहीं पा रहा है, with statement by the client indicate that the need for the further teaching, क्या चीज इसको दोबारा से समझानी है जो इसकी स्लीप को बढ़ा सकती है। वो कह रहा है आई स्विम 3 टाइम ए वीक, बिल्कुल एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है वीक में 3 बार, बढ़िया कर रहा है, कोई गलत काम नहीं है क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह हमें करनी चाहिए। आई हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग सिगार, वो कह रहा है कि मैंने स्मोकिंग
करना बंद कर दिया है, मैंने कहा बढ़िया कर दिया है, स्मोकिंग बंद किया है तो उसको नींद ठीक से आ जाएंगी। आई ड्रिंक हॉट चॉकलेट बिफोर बेड टाइम से पहले चाय पीना, कॉफी पीना, चॉकलेट, हॉट चॉकलेट पीना, खाना खाना, ये गलत बात है, ये नहीं खाने चाहिए। नाइट को ये नहीं खाने चाहिए, इससे आपकी नींदें डिस्टर्ब होती हैं और आप परेशान रहते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। और अगर ऐसी दिनचर्या बनाई तो बीमार होते हुए टाइम नहीं लगेगा, पर लोग जबरदस्ती ऐसा कर देते हैं तो आप बीमारी के कगार पर चलते फिरते हैं। मना करने के बावजूद भी ऐसी चीजें कई बार होती रहती हैं। तो दिस इज नॉट राइट कि आपको नाइट को जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले नहीं होना चाहिए, खाना नहीं होना चाहिए, चॉकलेट नहीं होनी चाहिए, आपको कॉफी नहीं पीनी चाहिए, आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, जस्ट पहले नहीं करना है, ये चीज नहीं लेनी है। अगर ले रहे हैं दिस इज अ डेंजरस, तो दिस इज अ राइट आंसर, क्योंकि उसको बताएंगे ये नहीं लेना है, नहीं तो नींद नहीं आएंगी, और नींद नहीं आएंगी तो फिर परेशान होंगे। आई रीड फॉर 40 मिनट बिफोर बेड, मैंने कहा ये तो नींदों की बढ़िया दवाई है, किताब खोल के बैठो तुरंत नींद आ जाती है 40 मिनट पहले। अगर तुम जो है किताब खोल रहे हो तो नींदों के लिए बढ़िया। यस सर। अगला क्वेश्चन है कि द विजिटिंग नर्स ऑब्जर्व दैट द older male client is confined by his daughter-in-law to his room। सीमित कर दिया है, कॉन्फाइंड कर दिया है, डॉटर इन लॉ ने, उसकी बहू है, उसने क्या कर दिया है, उस आदमी को एक रूम में फिक्स कर दिया, तुम यहीं रहोगे। When the nurse suggests that walk to the den and join the family, he say, I am in everyone way, my daughter-in-law need me to stay here। जब तुम कहते हो कि फैमिली को ज्वाइन करो, ये करो वो करो, तो वह कहता है मेरी डॉटर इन लॉ ने कहा है तुम यहीं रहो, कोई फैमिली ज्वाइन मत करो, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन फॉर द नर्स टू टेक। इसका मतलब अब्यूज ही है, उस पेशेंट का अब्यूज हो रहा है, तो उसकी डॉटर इन लॉ ने उसको फिक्स कर दिया है कि तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, तुम यहीं रहोगे, तुम फैमिली को ज्वाइन नहीं करोगे। व्हाट इज दिस? दिस इज अब्यूज। तुमने कहा तो तुम क्या कर सकते हो? तो देखो, say to the daughter-in-law confining your father-in-law is his room is inhuman, अगर ये करोगे तो लड़ाई हो जाएगी। अगर उसकी डॉटर इन लॉ को तुम ये कहोगे कि ये तो गलत बात है, तुम अपने जो फादर इन लॉ है उसको ऐसे कॉन्फाइन नहीं कर सकते, तो लड़ाई तुमसे हो जाएगी। तो ये तो नहीं कहें तो अच्छा थेरेपेटिक कम्युनिकेशन नहीं है। सजेस्ट टू द क्लाइंट एंड डॉटर इन लॉ दैट दे कंसीडर ए नर्सिंग होम, नर्सिंग होम में पैसे लगते हैं, तो आप नर्सिंग होम के लिए कहोगे तब भी दिक्कत होगी। ठीक, से नथिंग, कुछ नहीं कहना, ये भी गलत बात है। सजेस्ट अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, सजेस्ट करें उन्हें एक अच्छा अप्रोप्रिएट रिसोर्स टू द क्लाइंट एंड डॉटर इन लॉ, सच एज रेस्पाइट केयर, सीनियर सिटीजन सेंटर। यस, आपको उन्हें सजेस्ट कर देना चाहिए, डॉटर इन लॉ को भी सजेस्ट कर देना चाहिए कि भाई देखो तुम भी परेशान हो इनसे, ये भी परेशान है तुमसे, तुम इन्हें ऐसा करो सीनियर सिटीजन रूम, सीनियर सिटीजन रेस्पाइट केयर जो सेंटर्स होते हैं वहां पर छोड़ दो, वहां पर कोई पैसा भी नहीं लगेगा, तुम्हारा भी नहीं लगेगा, इनका भी नहीं लगेगा, इनकी भी केयर हो जाएगी, तुम्हारी भी हो जाएगी, तुम्हें भी झंझट नहीं रहेगी, इनको भी नहीं रहे। ये तुम रास्ता बता सकते हो और अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज बता सकते हो। नर्सिंग होम क्यों नहीं बताया था? नर्सिंग होम तो वो जगह होती है जहां पर आपका हॉस्पिटल की तरह है, वहां तो आपको पैसे लगेंगे, तो ये तो बढ़िया होगा ही नहीं उनके लिए। तो आप वो वाला बता दें जो सही है, जिससे उनकी केयर हो सकती है, उनको किसी भी, क्योंकि वो तो परेशान ही है ना उसे, भाई उनकी डॉटर इन लॉ तो परेशान ही है ना। डॉटर इन लॉ तो इसलिए परेशान है कि उन्हें बाहर ही नहीं आने दे रही है, तो और वो व्यक्ति भी परेशान है क्योंकि वो घूम फिर नहीं पा रहा है। तो उसको बढ़िया जो रिसोर्सेज हैं, सही वाली चीजें हैं वो बताएं, जिससे वो भी खुश वो भी खुश। समझ में आ गया? तो राइट आंसर इज 4। अगला क्वेश्चन बताएं कि द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ एन ऑल्टर क्लाइंट, विच असेसमेंट डाटा वुड इंडिकेट पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द स्किन। ये क्वेश्चन कौन करेगा? जल्दी से आंसर करें, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देंगे भाई, सारे बच्चे आंसर करेंगे, फास्टली करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे। सब लोग
कुछ और ही कर रहे हैं। नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट, तुमने असेसमेंट किया पेशेंट का। सुन लो अब क्वेश्चन को, सुने, गलत है बहुत, सबका गलत है लगभग। तुमने पेशेंट का असेसमेंट किया और तुम ऑल्डर पेशेंट का स्किन को देख रहे हो। विच असेसमेंट डाटा वुड इंडिकेट द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, दिक्कत को कौन सा बताएगा, कॉम्प्लिकेशन बताना है एसोसिएटेड विद द स्किन, स्किन का कॉम्प्लिकेशन बताना है, नॉर्मल नहीं बताना है। उनका ओल्ड एज में थिनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये तो होता ही है, ये तो नॉर्मल है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है ये नॉर्मल है। ओल्ड एज में आपकी स्किन थिन हो जाती है, इलास्टिसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, ये तो नॉर्मल है, ये तो होगा ही ओल्ड एज में, ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है, दिक्कत नहीं है। दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन जो कि आपको ओल्ड एज में देखने को मिलेगी, ये घबराने की जरूरत नहीं है, ओल्ड एज में होना ही है। तो मैंने कहा ये तो नॉर्मल है। डीपनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन लाइन, जो तुम्हारी लकीरें होती हैं वो डीप हो जाती हैं, तो ये तो होता ही है, नॉर्मल है भाई। जो माथे की लकीरें होती हैं दिखने लगती है ना, लकीरें दिखने लगती हैं, हाथों की लकीरें दिखने लगती हैं, तो डीप हो जाती है लकीरें, तो डीपनिंग ऑफ एक्सप्रेशन लाइंस। अभी ओल्ड एज व्यक्ति देखा है तो देखोगे उसके अंदर जो लकीरें हैं वो बहुत डीप देखने को मिलती हैं। डीपनिंग ऑफ एक्सप्रेशन लाइन, एक्सप्रेशन लाइन जो है बहुत ज्यादा डीप हो जाती है। मैंने कहा यस हो जाती है, तो नॉर्मल है। रिंकलिंग, झुर्रियां पड़ जाना, तो रिंकलिंग तो होती है ना ओल्ड एज में, दिस इज अ कॉमन। रिंकलिंग भी एक नॉर्मल है सर जी। क्रस्टिंग नहीं बनेगी, क्रस्टिंग कब बनेगी, क्रस्टिंग मतलब पपड़ी वो तब बनेगी जब वहां चोट लगी और चोट के ऊपर जो घाव आएगा उस पर बनती है क्रस्टिंग, तो क्रस्टिंग इज अ कॉम्प्लिकेशन। These all three conditions are the normal condition that are associated with age। जब हमारी एज बढ़ती है तो एज के साथ हमें थिनिंग हो जाना, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाना, इलास्टिसिटी का कम हो जाना, डीपनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन लाइन, हमारी एक्सप्रेशन लाइन जो है उनका डीप हो जाना, रिंकलिंग पड़ जाना, दीज आर द नॉर्मल विद एजिंग। बट क्रस्टिंग आर नॉट नॉर्मल विद एजिंग, क्रस्टिंग नहीं होती है। अगर क्रस्टिंग बन रही है इसका मतलब वहां पर आपका चोट लगा था, उस पर जो है पपड़ी बनी है। समझ में आ रहा है? दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द होम हेल्थ नर्स इज विजिटिंग ए क्लाइंट फॉर द फर्स्ट टाइम। आप पहली बार जो है पेशेंट के पास विजिट के लिए गए हैं। व्हाइल असेसिंग द क्लाइंट मेडिकेशन हिस्ट्री, आपने पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री देखी। इट इज नोटेड दैट देयर आर द 19 प्रिस्क्रिप्शन, वहां पर 19 दवाइयां हैं, सेवरल ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हैं, 19 तो प्रिस्क्रिप्शन है उसके पास, दवाइयों के पर्चे हैं 19, और कुछ उसके पास में ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हैं, मतलब जो वैसे ले आया। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स टेक फर्स्ट, सबसे पहले तुम क्या करोगे? चेक फॉर मेडिकेशन इंटरेक्शन, कि आपस में मेडिकेशन की रिएक्शन को चेक करोगे। डिटरमाइन वेदर देयर आर मेडिकेशन डुप्लीकेशन, ये देखोगे। या फिर कॉल द प्रिस्क्राइबिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करोगे एंड रिपोर्ट द पॉलीफार्मेसी, डिटरमाइन वेदर ए फैमिली मेंबर सुपरवाइज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। बताओ क्या करना चाहिए? अरे भाई घर में कोई ज्यादा दवाइयां ले रहा होता है, कौन कह रहा है कॉल द प्रिस्क्राइबिंग हेल्थ प्रोवाइडर? तुम सीधा डॉक्टर को कॉल करते हो, इसको दवाइयां क्यों क्यों प्रिस्क्राइब की है, वो तो 10 जगह से 19 प्रिस्क्रिप्शन है, तो क्या तुम 19 लोगों को कॉल करोगे? तुम्हारे घर में अगर कोई व्यक्ति अगर दवाइयां खाता है, तुम सोच के देखो एक बार, तुम्हारे घर में अगर कोई दवाइयां खा रहा है और उसके पास में 4 पर्चे हैं, तो तुम 4 डॉक्टर को कॉल लगा के पूछोगे अच्छा ये दवाइयां क्यों क्यों दी हैं? करते हो गया ऐसा? नहीं होता ना ऐसा, ऐसा तो नहीं होता। अगर कोई 4 दवाइयां खा रहा है तो पहले तो ये देखोगे क्या क्या खा रहा है। अगर एक व्यक्ति 4 दवाइयां खा रहा है तुम्हारे घर में, तो तुम क्या करते हो सबसे पहले? अच्छा कौन कौन सी खा रहा है? एक ही दवाई को 4 बार तो नहीं खा रहा है, अलग अलग पर्चे में अलग अलग दवाई लिखी है या एक ही लिखी है? यही तो देखते हो कि उठा के सीधा कॉल कर दो, कॉल घुमा दो, सर हमारे पास मोबाइल है, आपको पता ही नहीं हम मोबाइल लेके घूम रहे हैं। और अधिकारी वैसे हैं, कॉल ही घुमाते हैं सबसे पहले हम, बात बाद में कॉल पहले, ऐसा तो नहीं कर रहे हो? कॉल थोड़ी घुमाओगे, कॉल कर, अच्छा कॉल घुमा के क्या बताओगे? सामने वाले ने अगर, चलो तुमने किसको लगाओ पहले बात तो कॉल, चलो तुमने लगा भी दिया कॉल, तो क्या बताओगे उसे कि तुम ऐसे कैसे लिख सकते हो दवाइयां, ये गलत बात है। वो पूछेगा क्या लिखी है, तो फिर क्या करोगे?
फिर हम कहेंगे लिख के बता दे। पहले देखो तो सही लिखा क्या है, उसके बाद तो कॉल बॉल घुमाना अधिकारियों, समझ गए ना? तो ये तो नहीं करेंगे। डिटरमाइन वेदर इफ फैमिली मेंबर सुपरवाइज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, या पहले ये डिसाइड करें, अच्छा तुम ये बताओ घर में कौन ऐसा फैमिली का मेंबर है जो इनकी दवाइयों को देता है, तुम इधर खड़े हो जाओ, हम तुमसे बातें करेंगे। तो पहले बातें तो छोड़ो, पहले जो प्रिस्क्रिप्शन मिल गए हैं तुम्हें, ओवर द काउंटर मेडिकेशन मिल गई हैं, उनको देखो तो सही खा क्या रहा है, क्या खा रहा है वो तो देख ले आप, समझ रहे हैं आप? क्या खा रहा है वो तो डिसाइड करें, उसके बाद तो आगे की कहानी बढ़ाएं। यस, तो ये भी नहीं है। तो डिटरमाइन वेदर देयर आर द मेडिकेशन डुप्लीकेशन, ऐसा तो नहीं है एक ही दवाई को वो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल टाइम यूज कर रहा है, डुप्लीकेशन तो नहीं है दवाइयों। सबसे पहले तो ये देखेंगे कौन कौन सी दवाइयां खा रहा है, तो कौन कौन सी दवाइयां खा रहा है ये तो बड़े इंपॉर्टेंट। टू डिटरमाइन दैट वेदर देयर आर मेडिकेशन डुप्लीकेशन, वहां पर डुप्लीकेशन है या नहीं है, सबसे पहले तो यही डिसाइड आपको करना पड़ेगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज द लॉन्ग टर्म केयर नर्स इज परफॉर्मिंग असेसमेंट ऑन द सेवरल ऑफ द रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स बहुत सारे रेजिडेंट्स हैं, मतलब कि जो निवासी हैं उन पर आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, विच आर नॉर्मल एज रिलेटेड फिजियोलॉजिकल चेंज, इनमें से कौन सा आपको नॉर्मल दिख रहा है वो बताना है। क्या क्या चीजें आपको नॉर्मल देखने को मिलेंगी एज के साथ में, एज के साथ इनमें से क्या क्या चीजें हैं जो आपको नॉर्मल देखने को मिलेंगी, जल्दी से देखें और आंसर करें। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, सोच समझ के आंसर करिएगा। इसमें से क्या आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा विथ एज, एज के साथ। जल्दी करें, सारे लोग करें। चलिए अब मैं आ जाता हूं अपनी कहानी पर। इंक्रीज हार्ट रेट, बेटा जी बुढ़ापे में हार्ट रेट बढ़ती नहीं है, हार्ट रेट घटती है। आपका बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट तो घटेगी ना। तुम्हें बीपी का हार्ट रेट का ही नहीं पता? बुढ़ापे में बीपी बढ़ता है क्योंकि आपकी आर्टरी की इलास्टिसिटी खत्म हो गई है, आपकी आर्टरी की इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी है, इलास्टिसिटी से काम नहीं कर रही है, वहां पर आपकी तो बीपी बढ़ता है, और बीपी बढ़ेगा तो ब्रेडिकार्डिया होगा, हार्ट रेट घटती है। तो ये तो नहीं होगा सर। विजन, मैंने कहा विजन में तो सच में कमी आती है सर जी, मैंने कहा ठीक। डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, याद रखिएगा रेस्पिरेटरी रेट के साथ ना तो, मैंने कहा ना तो रेस्पिरेटरी रेट प्रेगनेंसी में डिस्टर्ब होती है और ना बुढ़ापे में चेंज होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। रेस्पिरेटरी रेट पहले भी बता चुका हूं, जब प्रेगनेंसी पढ़ा रहा था तो मैं बताया था रेस्पिरेटरी रेट में प्रेगनेंसी में भी चेंज नहीं आता है, रेस्पिरेटरी रेट में बुढ़ापे में भी चेंज नहीं आता है, रेस्पिरेटरी रेट आपकी ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो ये तो आंसर ये तो नहीं होगा सर जी, मैं ठीक। डिक्लाइन इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी, अरे भाई साहब जब आप व्यक्ति आपने देखेंगे ओल्ड एज में, अगर आपने कोई व्यक्ति देखा हो तो वो अपने बचपन की कहानियां सुनाता है, हम ऐसे किया करते थे, हम वैसे किया करते थे, हम यूं करते थे, तुम क्या करोगे, तुम्हारा जीवन तो यूं ही है, हम तो ऐसा ऐसा करते थे। पुरानी बातें तो उल्टी याद रहती, बचपन की कहानियां सुनाते हैं। मेमोरी गायब होती है तो वो आपकी गायब होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी गायब होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी गायब नहीं होती है। तो मेमोरी ये वाली तो गायब नहीं होती है सर जी। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हाँ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाएगी ओल्ड एज में, क्यों ड्रिबलिंग हो सकती है, कंट्रोल मसल कंट्रोल कम हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, तो ये आपकी ससेप्टिबिलिटी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बढ़ा देगा। मैंने कहा ये तो हो सकता है। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ अवेकनिंग आफ्टर स्लीप ऑनसेट, बंदा सोया नींदें खुल जाती हैं, ऐसा ही तो होता है बुढ़ापे में। अरे बुढ़ापे में इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ अवेकनिंग, जल्दी जल्दी जग रहा था, अभी सोया था थोड़ी देर बाद फिर नींद खुल जाती है, ऐसा तो होता रहता है, ये व्यक्ति जगते रहते हैं, इनका नींद आना बहुत मुश्किल होता रहता है।
तो ये इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ अवेकनिंग आफ्टर द स्लीप ऑनसेट इज कॉमन, दिस इज अ कॉमन थिंग। आंसर देख रहे होंगे, मैंने कहा इसका 2 आंसर हो सकता है, मैंने यस हो सकता है, इसका 5 आंसर हो सकता है, यस हो सकता है, 6 आंसर हो सकता है, यस हो सकता है। जो जो तुमने गलत किया उसे ढूंढे, तुमने क्यों गलत किया और उसका सही आंसर ढूंढ लें। ये था आज का चैप्टर एनक्लेक्स का, केयर ऑफ द ऑल्डर क्लाइंट, कि हम एक ऑल्डर व्यक्ति की केयर कैसे करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको केयर ऑफ द ऑल्डर क्लाइंट अडल्ट समझ में आ गया होगा। इसको रिवाइज करना और अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो आज की कहानी हम इतना ही रखेंगे, इसीलिए मैंने लेट क्लास रखी थी कि छोटा सा चैप्टर है, इस छोटे से चैप्टर को खत्म कर देते हैं। अब आप जाके पढ़िए और रिवीजन करिए, अच्छे से रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। हम देखो एमएसएन साथ में ले रहे हैं, एमएसएन लगभग मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, और हमारे जो फंडामेंटल है उसका देखो बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। फंडामेंटल का हमने जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया है, हमारे ड्रग कैलकुलेशन हो गया है, एसिड बेस बैलेंस हो गया है, पेरेंटल न्यूट्रिशन हो गया है, केयर ऑफ द ओल्डर क्लाइंट हो गया है। तो लगभग 5-7 टॉपिक जो है हमने कवर कर दिए हैं, 5-7 और बचे हुए हैं, उनको भी हम कवर कर देंगे जल्दी ही। तो आप तैयार रहें। तो हमारी फंडामेंटल इधर तैयार हो रही है, एमएसएन उधर से चल ही रही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे। मैं उम्मीद करूंगा आप अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।